लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं, आज के ज़माने में ज़ैनुल आबदीन का फेवरेट बैंड कौन सा है? आज के ज़माने में अभी मेरा फेवरेट बैंड बयान ही है आजकल। बयान। बयान ओके। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट बैंड है। बोल न्यूज़, ये मेरा एक अलग करियर चला है यहाँ पे 10 साल। एज क्रिएटिव हेड नया नया ज्वाइन किया था मैंने। जो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे उन्होंने मुझे कहा कि यार कैसे, अच्छा वो मुझे पहचानते थे, कहने कैसे आप, अच्छा जी यार आपके बारे में बड़ा सुना है यार मैंने। अच्छा मैंने कहा शायद सुना होगा गानों के बारे में या रेडियो के बारे में। अच्छा मैंने थैंक यू किए जा रहा हूँ, मुझे क्या पता क्या सुना हुआ इससे। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहने लगा नहीं यार, मैंने कहा जी थैंक यू। फिर तो कब से, मैंने मैंने कहा बचपन, कहने लगा बचपन से। हमारे आज के मेहमान वो हैं जो छुए छुए से हर दिल को जीत चुके हैं। एक सोलफुल सिंगर, हर दिल अजीज आरजे, जिंगल कंपोजर एंड होस्ट। इन्होंने हर किरदार को बहुत परफेक्शन से निभाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली ज़ैनुल आबदीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़ैन आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, ज़बरदस्त। कभी सोचा था कि ज़ैन वर्सेस ज़ैन एक साथ बैठ नहीं के नहीं, हम ये कर रहे मेरे लिए खुशकिस्मती है, मैं आपके साथ बैठा हूँ। हैं? खुश तो जैन तभी हमारे वर्सेस लिए जैन। वर्सेस भी हो जाएगा, फिल्मी है, फिल्म के अंदर कुछ भी चलता जैन विद जैन है। अच्छा है, जैन विद जैन। चले हम ज़ैन विद ज़ैन लेके चलते हैं, बट या इट्स एन ऑनर टू मीट यू, प्लेजर क्योंकि प्लेजर। आपका आज के ज़माने के बहुत लोगों को जिनमें इंस्पायर किया, तो उनमें से शायद एक हम भी थे। अरे वाह, तो आपने हमने भी भी रेडियो किया। कुछ कुछ रेडियो के ऊपर कुछ करने की कोशिश की थी, हम्म। लेकिन हम आज बात करेंगे सारी आपकी। प्लीज, मैं चाहता हूँ मुझसे मेरी बात हो। मैं हमेशा लोगों की बात करता हूँ। नहीं, हम आज करेंगे आपसे यही कि आज जो है ना ज़ैन का हमने थोड़ा-सा रोल रिवर्स किया है, होस्ट के बजाय अब आपको हमने गेस्ट बनाया है। प्लेजर प्लेजर। ठीक है, ज़ैन हम टिपिकल क्वेश्चंस पे नहीं जाएँगे, लेकिन एक सवाल मैं जो पूछना चाहूँगा वो ये है कि बचपन में या लड़कपन में कभी किसी ने बोला हो, यार भाई तुम तो स्टार बन सकते हो, और आपने उसको बहुत सीरियस ले लिया हो, या हाँ कुछ और इंस्पिरेशन थी? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ऐसा था। ये कहानी शुरू हुई थी, मेरी टीचर ने क्लास में, वो होता है ना क्या, तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे। सो जब मेरी टर्न आई तो मैंने बिना कुछ सोचे मैंने कहा मैं सिंगर बनूंगा। सो सब ने हंसना शुरू किया क्लास में। मतलब कोई पायलट, मतलब बता तो सब, कोई पायलट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। मैंने सिंगर कह दिया बीच में, तो सब हंसने लगे। तो इत्तेफाक से जितने भी जिन्होंने भी बोला था ना डॉक्टर पायलट, वो आज तक वो ना डॉक्टर बने ना वो पायलट बने ना इंजीनियर बने। तो वो मेरे जहन में ना आपके कहीं ना कहीं एक चीज़ सबकॉन्शियस में बैठ जाती है कि ये बोला है। शौक तो था ही, लेकिन करना है, ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली होना शुरू हुई। मेरे अब्बू ने मुझे कहा, अच्छा मेरे अब्बू को ना बहुत शौक अपनी जवानी में रहा पामिस्ट्री का। शदीद, मतलब न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री इनको बड़ा शौक था। सो एक दफ़ा उन्होंने, मतलब मैं छोटा ही था, उन्होंने मुझे कहा कि ना तुम्हारी आवाज़ जो है ना वो, अच्छा मैं समझ रहा था कि उन्होंने अपनी कोई नंबर्स चंबर्स से सोच के मुझे कहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं था, उन्होंने वैसे ही मुझे कह दिया था कि तुम ज़िंदगी में बहुत फ़ेम हासिल करोगे, तुम्हारी उस फ़ेम की वजह तुम्हारी आवाज़ होगी। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरी एक कज़न, उन्होंने कहा कि तुम एक दिन स्टार बनोगे। कुछ इस तरह की बातें होती हैं, ये पॉज़िटिव एनर्जीज़ कहता हूँ मैं इनको। ये हमेशा देनी चाहिए लोगों को, इस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुझे शायद मेरे करीबी लोगों ने ही कुछ पॉज़िटिव एनर्जी ऐसी दी थी कि जिन्होंने मुझे ट्रिगर कर दिया था। हम सबका शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने आपको ट्रिगर किया और हमें एक बेहतरीन आवाज़ सुनने को मिली डिफरेंट मोड्स के ऊपर, चाहे वो म्यूज़िक हो या रेडियो हो। सो वो उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। यादों की बात चल रही है, हम यादों की बात कर रहे हैं, आपने अपने शेयर किया कैसे आपके फादर ने एक चीज़ बताया था। उससे एक सवाल और मेरे जहन में आया, हुँ। क्या चीज़ ज़्यादा यादगार थी, पहला म्यूज़िकल ब्रेक या पहला हार्ट ब्रेक? अ, एक्चुअली बीइंग एन आर्टिस्ट, हार्ट ब्रेक बहुत दफ़ा हुआ था। सही है। और वो हार्ट ब्रेक जो था वो मैं उसको भी एन्जॉय करता था। मतलब वो भी एक फीलिंग होती है, एक वाइब होती है ना, आप थोड़ा दुखी हो, थोड़ा आप उस दुःख में थोड़ी शायरी कर देते हो या आप कुछ कंपोज़ कर देते हो। तो कंपोज़िशंस का तो एज़ सच पता नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ लिखता रहता था, इस तरह की चीज़ें।
सो सबसे ज़्यादा यादगार मेरे लिए मेरा म्यूज़िक ब्रेक मेरे लिए मेरे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही ज़बरदस्त। था। तो वो जो छुए छुए आया था वो भी कहीं ऐसा किसी हार्ट ब्रेक के बाद कुछ दिल से निकली हुई आवाज़ थी शायद? नहीं, वो ऐसी नहीं थी, वो एक फैंटेसी थी। ज़बरदस्त। वो एक फैंटेसी थी और वो फैंटेसी इत्तेफ़ाक से मैं आज ये बात बताऊँगा सबको कि छुए-छुए को हमेशा मैंने बहुत अंडररेटेड रखा था अपने एल्बम में। उस ज़माने में कैसेट्स रिलीज़ होते थे, बिल्कुल। एल्बम साइड ए एंड साइड बी और सीडी होती थी। सो हमेशा आपको ना साइड ए और साइड बी कंप्लीट करनी होती थी। तो बी साइड का आखिरी गाना था छुए-छुए। ओह! वो ज़बरदस्त। इसलिए था क्योंकि मुझे कम एल्बम की जो वो था उसमें कंप्लीट करने थे गाने। किसी तरीके से गाना कंप्लीट करना तो चलो छुए-छुए भी एक ऐसा गाना क्योंकि मेरे जो बाकी गाने थे वो इतने कोई फ़िल्मी और इतने कोई म्यूज़िकली इतने वो लगते थे मुझे बड़े कि उन सब का म्यूज़िक वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था। ऑब्वियसली। और उस ज़माने में एक-एक म्यूज़िक वीडियो कोई 6 लाख, 8 लाख, 12 लाख का बनता था और मैं एक स्टूडेंट और मैं किस तरीके से बनाऊँगा? तो मुझे एक डायरेक्टर ने बोला कि यार कोई हल्का गाना बनाओ, जो सबसे हल्का हो जिसके वीडियो पे ना ज़्यादा पैसे ना लगें तुम्हारे। तो वो जो हल्का था ना, वो हल्का ये था, वो हल्का छुए-छुए और हल्का वो वो हल्का ऐसा सब पे भारी था। सब पे भारी आज तक मेरे है। बाकी गाने शायद लोगों को किसी को नहीं याद होंगे, लेकिन जिसको मैंने सबसे ज़्यादा अंडररेटेड रखा, ये आप लोगों को भी कहूँगा कि अपने घर में जिसको आप सबसे ज़्यादा अंडररेटेड रखते हैं, कुछ नहीं पता वो कल को वही आपका छक्का मार दे घर को। एक बड़ा वो डायलॉग भी है, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। यस, सो इसी तरह एक यस, मामूली गाने को भी गैर मामूली ना समझे। ना समझें। छुए छुए की बात हो रही है, मतलब इससे पहले हम आगे बढ़े, क्या ही मजे की चीज हो जाए अगर आप दो लाइन हमें उसकी सुना दें। बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं? क्यों नहीं? तेरी सांसों के बिखरे सरगम छेड़े सुर कोई माधम माधम कर घायल मुझको हरदम बातें वो तेरी तेरी तेरे नैनों का बिखरा काजल तेरे गेसु का उड़ता बादल मुझे याद दिलाए हर पल यादें वो तेरी तेरे बिन मेरा सूना है जहां मेरी जान तुझे ढूंढूं मैं कहाँ तेरी तरह कोई नहीं मुझ में बसी खुशबू तेरी छुए 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 उन प्यारी रातों में आए आए प्यार मुझे तेरी बातों पे ऐसे में मेरी जान तू जो जाएगी मेरी जान तो निकलती जाएगी बाहों में ले ले आकर आज रात बेकरारी बढ़ती। थैंक यू। थैंक यू कि लाइव सुनने को मिला है ये। हाँ मतलब हम रिकॉर्डेड तो सुनते आए हैं लेकिन कलम खुद सामने बैठ के सुनना एक अलग ही एक्सपीरियंस है वो। हाँ थैंक यू। तो अच्छा, हम लोग अभी से पहले बात कर रहे थे अपने बचपन में, काफी लोगों ने मजाक भी उड़ाया, अपने ड्रीम बताया था कि जो सिंगर बनना है। कोई उसमें से कुछ ऐसा फनी इंसिडेंट था, कोई चीज थी जो आज भी याद हो कि खुद भी हंसी आती है उस चीज को याद करके? अच्छा मतलब ऑब्वियसली वो दोस्त यार मैं हमेशा से मैं वो बच्चा था दोस्तों में जिसके आगे लोग कम ही बोलते थे क्योंकि उनको पता था कि ये जवाब बहुत अच्छा देता है। वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, एक सेंस ऑफ ट्यूमर होता है। सो हमेशा से अल्लाह का शुक्र है सेंस ऑफ ह्यूमर रहा मुझ में। सो इस तरह के पंगे तो लोग कम ही लेते थे, लेकिन इंसिडेंट्स बहुत मज़ेदार ऐसे हुए कि मेरे घर के पास नेशनल स्टेडियम की बैक साइड पे घर है हमारा, तो
वहाँ पे एक ज़माने में एक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ पे कोई मेला लगाया था 14 अगस्त का, और उस मेले में सिंगिंग कंपटीशन था। Mhm. और मैं फर्स्ट अगस्त, मुझे अच्छे से याद है, मैं फर्स्ट अगस्त को गया और पता चला कि भाई स्टेज पे कोई कोई होस्ट थे, उन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन होगा बच्चों को और सारे बच्चे आ जाएं। लाइन लग गई, मैं भी लग गया लाइन में और मैंने सिंगिंग कंपटीशन में गाया। अच्छा, जब हाथों हाथ उसी वक्त रिजल्ट बताना था, जब सारे बच्चे था, तो विनर का अनाउंस होना था। सो उसमें विनर मैं हो गया, मतलब फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिल गया। और फर्स्ट प्राइज़ में मुझे मिला क्या कि सामने वाले वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे कि सामने वाला जो स्टॉल है ना, वहाँ से आपके लिए चिकन टिक्का फ्री है, और उन्होंने मुझे कूपन बना के दे दिया। अब मेरे ज़हन में ये आ गया, यार कल भी आऊँगा, सही है? अब कल आऊँगा ना, तो दोबारा अगर इस तरह का कॉम्पिटिशन होगा, दोबारा हिस्सा लूँगा। दोबारा हुआ कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन। वो उस होस्ट का ना शायद एक ही अपने हिसाब से एक क्यू बना हुआ था कि ये करना है, ये करना है, इसके बाद ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन। उसके पास एक ही चार्ट था शायद, वो उसको फॉलो करा था आपने। नेक्स्ट डे दोबारा मैं पहुंच गया, मैं दोबारा सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, मैं दोबारा जीत गया, दोबारा चिकन टिक्का मिल गया। अब मेरे जहन में आ गया, ये बेस्ट काम है, घर के सामने है। शाम में मैंने कुछ भी अपनी जो टॉफ़ी या कुछ चिप्स वगैरह खाता था, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, पार्क में जाऊंगा, सामने जाना है स्टेडियम में। 14 दिन तक मैंने डेली चिकन टिक्का खाया, वहाँ पे कंपटीशन जीत के। So, और जो आखिरी 14 अगस्त का दिन था, जिस दिन वो ख़त्म होना था, फायरवर्क्स के साथ ख़त्म होना था स्टेडियम में, उस दिन जब मैं जीता ना, तो वो जो वहाँ के जिन जो पार्टी का था, वो स्टेज पे आ गए। इस बार क्योंकि लास्ट डे था, तो उन्होंने अनाउंस करना था। उन्होंने जब अनाउंस किया, उन्होंने मुझे बोला, यार अच्छा, ये जो बच्चा जीता है ज़ैन, इसके लिए सारे खाने-पीने के स्टॉल्स फ्री हैं। आज ये जितना पार्सल लेके जाना चाहता है, ये सब ले जाए। और मुझे उन्होंने कार्ड बना के दिया और उस पे लिखा हुआ था, उनका सिग्नेचर था। अच्छा, मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब जैकपॉट था कि यार मैं विनर हूँ और विनर के लिए सब खाना फ्री है। और मैं दोस्तों को, मेरे साथ मेरे दोस्त उस वक़्त बहुत दोस्त बने उस दिन मेरे। नए दोस्त के ज़ैन के साथ दोस्ती कर लो, फ़ायदा में रहोगे। सो दोस्त मेरे नए बन गए थे उस दिन। अपार्टमेंट के वो बच्चे जो भरम कराते थे बहुत ज़्यादा, जिनका एक मुझ पे रौब था, या जो मुझसे बात भी नहीं करते थे, सब दोस्त बन गए थे उस दिन, क्योंकि अपार्टमेंट के तकरीबन सारे बच्चे उस मेले के अंदर घूम रहे थे। अच्छा खैर, उस दिन जब मैं स्टेज से उतरा, 14 अगस्त था, और एक साहब आए उसी पॉलिटिकल पार्टी के। वो उस पॉलिटिकल पार्टी के गाने बनाते थे। सही। आपको देखें, पीपल्स पार्टी का भी एक गाना है, हर एमकेएम का भी पार्टी एक, का हर एक। पार्टी का एक गाना है। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, हम लोग ना एक गाना बना रहे हैं, तो हम ना तुमसे गवाएंगे। अब मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि यार मुझे पहली दफ़ा कोई चांस मिल रहा है, मतलब कि मैं स्टूडियो में जाऊंगा और मैं गाना गाऊंगा। अब मैं उन्होंने मुझसे नंबर लिया, मेरे पीटीसीएल नंबर था घर का, मोबाइल का तो कोई ऐसा सच सीन ही नहीं था। तो मेरे घर पे 2-3 दिन बाद कॉल आई, उन्होंने बोला कि आपको बेटा वो गाड़ी पिक करने आ जाएगी और ये और वो फलाना, आप आ जाएं। मैंने कहा ठीक है। मैं पहुंच गया। अच्छा, मेरे ज़हन में कोई वहम, मतलब दूर-दूर तक भी नहीं था कि मुझे पैसे चाहिए या मैं इससे कमाऊँगा। मेरा शौक था बस कि मुझे गाना सही। है। मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पे एक पहली दफ़ा जो एक मेरे सामने स्टूडियो खुला, इतना बड़ा मिक्सर और वो मॉनिटर्स बड़े-बड़े, और हेडफ़ोन्स, मतलब हम तो हेडफ़ोन्स हमारे क्या, जो पहली दफ़ा स्टूडियो के हेडफ़ोन्स देख के एक एक्साइटमेंट थी ना, वो आँखों की चमक मतलब मेरी बता रही थी कि ये बच्चा जो है ना, ये स्टूडियो में ये सोने वाला है, यहीं पे रहेगा। ख़ैर, तो उधर कोई कंपोज़र बैठे हुए थे, वो कौन थे आज तक नहीं पता। उन्होंने मुझे गाना याद कराया, और वो गाना ऐसा था जो मैं आज तक, मेरी छोटी बहन, मैं घर पे आके अपनी बहन को बताता हूँ, मेरी छोटी बहन मुझसे 2 साल छोटी है। मैं घर पे आके हर चीज़ उसको बताता था कि ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। उसको मैंने आके गाना भी सुनाया, तो उसने मेरा ऐसा, वो आज तक उसको गाना याद है। और वो गाना मेरा मज़ाक, घर में चिढ़ बन गई थी मेरी। वो पोएम थी कोई बच्चों की, उन्होंने एक राइम, पता नहीं क्या था वो। अब्बू जी, मुझको भी एक क्लाशिनकोव दिला दो, अपनी अपनी तरह भारत से लड़ना मुझको भी सिखला दो। Wait. ये शायरी थी उसकी, और ये मैंने गा दिया, और बड़े जोश से उन्होंने बोला, बेटा जोश से गाना है, आप समझ लो आप जंग पे जा रहे हो। और वो ना, मैंने कहा जी जी जंग पे जा रहा हूँ, मतलब मैं बच्चा, मैं जो वो कह रहा है मैं वैसे गा रहा हूँ। खैर इन शॉर्ट, वो ऐसा इंसिडेंट है जो मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। और उस दिन मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने बोला, बेटा आपको पेमेंट में निहारी खिलाएंगे हम। तो निहारी निहारी खिलाई थी चिकन टिक्का से निहारी तक का सफर। निहारी का सफर। सो वो एक मेरा इंसिडेंट था जो हमेशा मुझे याद रहता है।
सो अब्बू मुझको क्लाशनकोव दिलाना। अब्बू मुझको क्लाशनकोव दिला दो। वाह! मतलब एक सीक्रेट सुपरस्टार बन गए थे आप एक तरह से हाँ। कि हुँ। निकल गए और गाना भी गा लिया और मतलब म इन्फ्लुएंसर भी बन गए उस मैं टाइम पे। ढूँढ रहा था कि वो मुझे कैसेट कहीं मिल जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे बाद में बताया था कि वो रिलीज़ भी हुई थी वो कैसेट, और उसमें कोई 12 बच्चों के इस तरह के कोई इस तरह से गाने थे। सो इन्फ्लुएंसर आज के ज़माने की टर्मिनोलॉजी ज़रूर है। एक्चुअल इन्फ्लुएंसर यहाँ बैठे हैं, जो उस टाइम पे 14 अगस्त में बच्चे इन्फ्लुएंस हो गए ऑब्वियसली कि हाँ, यार हाँ। इसके पास से खाना मिल रहा हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। दोस्ती करो, इसके बिल्कुल। पीछे-पीछे चलो। यार दिस इज़ लाइक एक तो ड्रीम ही होता है कि कूल बंदा बन जाता है और आपने तो एक्चुअल टैलेंट। लेकिन मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ पूछनी है, उस होस्ट को 14 दिन तक पता नहीं चला कि एक ही बच्चा जीते जा रहा नहीं, है? नहीं, वो पहचान गया था ना मुझे। ज़ैन, हाँ, आ जाओ, आ जाओ, दूर 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 से ही पहचान जाता था, क्योंकि उसको पता था कि ये गाएगा गाना। और सही, मैं हर दिन कोई नया मिली नगमा सुनाता था। बेसिकली मिली नगमा कॉम्पिटिशन था। कभी ज़बरदस्त। ज़मी की गोद रंग से, कभी ए जवां आवाज़ बैंड का, कभी यही ज़मी। लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं, आज के ज़माने में ज़ैनुल आबदीन का फ़ेवरेट बैंड कौन-सा है? आज के ज़माने में अभी मेरा फ़ेवरेट बैंड बयान ही है आजकल तो। बयान, बयान ओके, मेरा सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट बैंड है। ज़बरदस्त, ठीक बहुत, है। बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। हम अभी इसके बारे में मज़ीद भी बात करते हैं। थोड़ा-सा मैं पूछना चाहूँगा ऑब्वियसली अभी हमने आपकी एक जो आपने पूरा हमें अपना बताया वाक़या भी कैसे आपने जीता, सिंगिंग कर रहे थे, इंस्पिरेशन भी होगी, हुँ, हुँ। ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि ज़ैनुल आबदीन जो है वो कॉपी के बहुत खिलाफ है, हुँ, हुँ। ठीक है? कि मतलब आपका एक कॉपी के तो मैं बहुत खिलाफ हूँ। ये आपका प्रॉपर एक स्टांस है इसके ऊपर कि जी कॉपी नहीं करना हुँ, चाहिए। हुँ। ज़बरदस्त। अच्छा हम वापस छुए-छुए पे आते हैं क्योंकि एक वो गाना जो है वो बहुत ज़्यादा ही मशहूर हुआ जाता है। 2011 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2009। 2009 में लॉन्च हुआ था। हाँ। 2011 में मशहूर बहुत ज़्यादा हो गया था गाना और सब जगह चल रहा था लेकिन इंडिया में कोई मसला आया था। वो कुछ नहीं, 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 बताएँगे आप? नहीं, इंडिया में मसला उसका नहीं आया था। इंडिया में मेरा एक गाना रिलीज़ होना था, और वहाँ पे एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, आज भी दोस्त हैं, गुलराज सिंह। गुलराज सिंह, मनोज यादव एंड अरविंद विश्वकर्मा। सही। गुलराज इज़ अ गाय जो कि इस वक़्त करंटली ही इज़ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, ही इज़ प्रोड्यूसिंग म्यूज़िक फॉर ए आर रहमान। ज़बरदस्त। गुलराज सिंह, जिन्होंने चमकीला चमकीला फ़िल्म थी ना? चमकीला भी रिसेंटली यस, जो है। चमकीला के लिए काम किया, और बहुत सारी पीकू के लिए किया, और उंगली मूवी के लिए जो फ़िल्म थी, और बहुत सारी फ़िल्में मुझे तो याद भी नहीं होंगी उनकी। सो उनके साथ एक मेरा गाना रिलीज़ होना था, और उस वक़्त हमने गाना कंप्लीट भी कर लिया था, उसको रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन फिर वो मुंबई अटैक हुए। सो सो वो जो मुंबई अटैक्स हुए, और उसके बाद आपको याद हो तो शकील सिद्दीकी साहब थे वहाँ पे इंडिया में, आई गेस, या कोई हमारा एक तरफ से कॉमेडी, उस ज़माने में आपको याद हो तो शकील कॉमेडी सिद्दीकी थे। सर्कस इस तरह के शकील बहुत सिद्दीकी वहाँ पे मौजूद थे। बहुत सारे हमारे शोज़ भी चल रहे होते थे, और बिल्कुल। यहाँ से बहुत सारे आर्टिस्ट कॉमेडियंस हमारे बहुत सारे वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन वो सब कुछ एकदम से बंद हो गया। वो जो पॉइंट था ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं नहीं चाहता था कि कभी ऐसा हो, क्योंकि मेरी चीज़ ऑलमोस्ट इट वाज़ लाइक अबाउट टू रिलीज़, और एक फ़िल्म के लिए भी बात चल रही थी छुए-छुए को लेके, लेकिन फिर वो सब चीज़ें इंडिया से रैप अप हो गई। अच्छा यहाँ से अब 2 सवाल मेरे निकलेंगे। पहले हम ज़रा एक पिछले वाले सवाल पे वापस आते हैं, फिर हम आगे भी यहीं से चलेंगे। अभी आपने बताया आपका फ़ेवरेट बैंड जो है आज के ज़माने का बयान है। एक अभी हाल में ही एक नया एक तस्करा चल रहा था ऑनलाइन और हम सब देख रहे थे। हुँ। वहाँ पे हमने ये भी देखा कि आपने बयान, हसन रहीम और रवोलियो रुवालियो। रुवालियो, बिल्कुल, रुवालियो के आपने उन पर एक तज़किरा किया है कि इन्होंने आपका एक गाना चुराया है और कुछ यूट्यूब की स्ट्राइक भी गई है। ये क्या है? मतलब ये हमें भी समझ में नहीं आया। ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे आप? भाई देखें, बहुत अच्छे हैं तीनों। मैं इन तीनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके म्यूज़िक की भी। और अब तो ये चैप्टर बड़ा पुराना हो गया मुझे लग रहा है, और मैं यही कहूँगा कि वो जो हुआ था उसमें एक चीज़ मेरे सामने आई, और वो सामने भी जिसने मुझे जिसने भेजी वो चीज़, जो मैं रेडियो पे ही था, मुझे ऐसा लगा वो भी एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, और मुझे लगा उन्होंने अपना गाना चलाना है, जैसे मैं गाने सुनता हूँ और चला देता हूँ, प्ले करता हूँ, अच्छे लगते हैं तो।
सो जब मैंने सिर्फ उसके बाद वो लिंक भेजा, उसके बाद उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा कि जानी ये मुझे लग रहा है या मुझे तुझसे प्यार ज़्यादा है या इस बैंड को भी तुझसे ज़्यादा प्यार है, इस तरह की एक। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा मैं सुनता हूँ। जब मैंने सुना तो मुझे अंदाज़ा हो गया, क्योंकि मैं रोज़ के कोई 60 गाने तो सुनता हूँ डेली के। आई एम हुँ, डूइंग रेडियो फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। बिल्कुल, सही है। तो गाना, कौन सा गाना किस गाने से मिलता है, कौन से स्केल में कितने गाने आते हैं, मेडले और मैशअप्स कैसे बनते हैं, ये सब मुझे पता है, ये सब मैं जानता हूँ। सो अगर कोई मुझे ये बोलेगा ना कि ये इंस्पिरेशन है, सो देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन इंस्पिरेशन एंड कॉपी। अच्छा, जब मैंने सुना तो उस वक़्त तक तो आई वाज़ लाइक कि हाँ, ठीक है। उस वक़्त आई गेस बयान का पार्ट था, वो जो चल रहा था, वो तब तक बिल्कुल नॉर्मल था। हुँ, लेकिन जैसे ही हसन रहीम का पार्ट इन होता है गाने में, तो मुझे क्लिक हुआ कि अच्छा, अच्छा, अच्छा। बेसिकली वो पार्ट ये था कि वो मेरे छुए-छुए गाने का जो अंतरा था, सेकंड वर्स कह लें उसको आज के दौर सही। में, मेरे गाने के जो अंतरा था वो इनका इनका हुक था। ओह! वो इनका इनकी अस्थाई थी, या वो इनका फर्स्ट वर्स था, जो मेरे गाने का अंतरा। अच्छा, एक आपको डाउट रहता है हल्का-सा, क्योंकि आप इस चीज़ में बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हो। आप कहते हो यार मैं ये बोलूँ, क्योंकि आप अगर एक चीज़ बोल रहे हो, हुँ, हुँ, यू नो और बोल बहुत ज़िम्मेदारी की बात है। इस तरीके से सोशल मीडिया, मैं इस तरह की चीज़ें कभी नहीं करता। मैं तो हमेशा से सपोर्ट करता हूँ हर म्यूज़िशियन को, चाहे वो अननोन हो, चाहे वेल नोन हो, काम अच्छा होना चाहिए। इम्पोर्टेंट मेरे लिए काम है। तो जब वो पार्ट आया और मुझे लगा अच्छा एग्ज़ैक्टली मेरे अंतरे की भी 8 लाइनें हैं, इनके गाने की भी 8 लाइनें हैं। जो नोट्स मैंने गाए हुए हैं एज़ इट इज़ वही नोट्स गाए हुए हैं। तो मुझे तो यकीन था कि कॉपी ही है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे म्यूज़िशियंस को, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को भेजा कि अपना डाउट क्लियर कर लूँ, एट लीस्ट कोई भी चीज़ बोलने से पहले। तो जब मैंने पूछा सबसे, तो सबका रिस्पॉन्स यही था कि वो जिस तरह आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया था कोविड का, वैसे ही जब पॉजिटिव टेस्ट आ गया मेरी तरफ, सो आई वाज़ लाइक अच्छा, अच्छा, सही है। अब मैंने वीडियो बनाई और मैंने वीडियो बना के उसको अपलोड किया। अपलोड के बाद आवाम आपको पता है हमारी फैन तो हैं आपके, मद्दाह तो बहुत हैं। मद्दाह भी हैं, और बहुत सारे उनकी भी तो मद्दाह हैं, हाँ, ये भी है। जिनके लिए मैंने ये बात बोली है। उनके भी बहुत सारे मद्दाह, और वो 3 अलग-अलग लोग हैं। हुँ, हुँ, सही है, और यानी कि बैंड अलग, फिर हसन रहीम की फॉलोइंग अलग, या फिर रुवालियो। सो उनके लोगों ने, उनके भी जो मद्दाह थे वो भी आए, और वो एक अजीब सा कमेंट बॉक्स जो था, वो एक दंगल लग रहा था मुझे। कोई किसी का गिरबान पकड़ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, और और बस लड़ भिड़ बस गए। वो कमेंट्स लोगों के चल रहे थे। अब मैं मुझे एक चीज़ इस चीज़ की खुशी हुई कि बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुना था छुए-छुए, क्योंकि जेन ज़ी को नहीं मालूम। जेन ज़ी जेन ज़ी को नहीं पता भाई, छुए-छुए 2009 में 15 साल पहले कौन-सा गाना रिलीज़ हुआ था। वो तो अब 18 साल का हुआ है, या वो तो सही, अब 15 साल का हुआ है, उसको क्या पता सही, कि उसके लिए तो आज के गाने हैं, वही उसको बिल्कुल। उसका उसका कंटेंट है। और मेरा इशू ही ये था, जो मुझे जिस चीज़ जो मैंने एड्रेस किया था, कि यार मैं क्योंकि म्यूज़िक कर रहा हूँ, सही है, मैं अब दोबारा से म्यूज़िक गाने रिलीज़ कर रहा हूँ। अब अगर मैं कोई अपना गाना कहीं छुए-छुए गाता हूँ और कोई मुझे बोलता है यार आपने हसन रहीम या आपने बयान बैंड को कॉपी किया, सो ये मेरे लिए एक बहुत ही तकलीफ़देह बात है कि बिल्कुल, मेरी चीज़ कोई मुझी को आके बोल दे कि ये तो फलाने की है। तो मैं तो, और वो मेरा क्रिएटिव उस पे प्रॉपर मतलब प्रॉपर्टी है वो मेरी। सो ये एक इशू था। फिर उसके बाद मैंने इंतज़ार किया बहुत कि और इन कोई तीनों में से रिस्पॉन्स, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सही मतलब ऑल्दो एक अगर ठीक है अगर आप अक्सर कवर्स भी हम गाते हैं, बैठे हुए होते हैं, कवर्स भी चल रहे होते हैं। हुँ। तो अगर उसको भी हम कहीं ब्रॉडकास्ट करते हैं या लेके जाते हैं तो उसकी भी परमिशन लेते हैं। सो हमें शायद ये लगा था कि परमिशन तो ली होगी लेकिन अभी आपने ज़िक्र किया नहीं, कोई कि आपकी परमिशन, वीडियो के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था कोई इनका। रिस्पॉन्स नहीं था। देखिए, मुझे जो उनकी तरफ से वर्ज़न आया था, वो ये था कि हम ना आपको जानते हैं, ना हमने कभी छुए-छुए सुना है।
तो एग्जैक्टली वही लाइंस कॉपी। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। खैर फिर अब इस चीज़ को मैं ज़्यादा वो नहीं बट करूँगा। एट द डे अगर हम बात करते हैं तो जो ओरिजिनल है वो फिर ओरिजिनल है। और अब मेरे ख्याल से जेन जी ने भी ओरिजिनल गाना सुन लिया होगा। हाँ, अब जैन ज़ी ने सुना है, बिल्कुल सुना है, लेकिन उनका गाना भी बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका गाना बहुत प्यारा है, मेरा फ़ेवरेट गाना है वो। ऑब्वियसली फेवरेट गाना है, लेकिन हमारा फेवरेट गाना तो फिर चुए चुए है। थैंक यू। मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे सवाल हैं। एक चीज़ अभी आपने ज़िक्र किया कि आप इंडिया के अंदर जब आप कर रहे थे काम, एक फ़िल्म के लिए भी आपका छुए छुए जय होने वाला था, लेकिन कुछ मसले हुए, नहीं हो सका। पाकिस्तान में भी आपने शोएब मंसूर के साथ, फैसल यस, कुरैशी के साथ फ़िल्म्स की हैं, यस, यस, यस। जिनके आपने म्यूज़िक दिया है, मैंने गाने गाए उनके लिए। गाने गाए। हुँ, वरना था और फैसल कुरैशी की मूवी थी मनी बैक गारंटी के यस, साथ। मनी बाय गारंटी। तो फ़िल्मों के साथ तो किया, तो ओएसटी की साइड पे क्यों नहीं आए? अच्छा ये एक अलग 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। हमारी ओएसडी और ड्रामा इंडस्ट्री एक अलग दुनिया है और उधर अ, लॉबी मुझे पता ऐसा लगता है कि लॉबी जो है वो नेगेटिव वर्ड है, वो पॉजिटिव ही है। लॉबी होता क्या है कि अगर आप और मैं दोस्त हैं और आपके जो जानने वाले दोस्त हैं वो आपकी लॉबी है। सो हम लोग नेगेटिव इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ये लॉबी है, लॉबी सिस्टम जो चल लॉबी सिस्टम है। लेकिन वो सही है उनके लिहाज से आई गेस ओएसडीज़ के लिए मुझे कभी अप्रोच नहीं किया गया है सच। ओके। मैंने आई गेस चांदनी और हम टीवी का एक ड्रामा था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। मैक्सिमम आई गेस 4 से 5 ओएसडीज़ मैंने गाए होंगे लेकिन अ, मुझे जो जिसने ज़्यादा वो किया हमेशा से एप्रिशिएट किया या फिर जो मेरा एक ख्वाब था, वो ओएसटी तो था भी नहीं। मेरा ख्वाब था फ़िल्म। और वो पूरा किस तरीके से हुआ कि पाकिस्तान के सबसे बड़े डायरेक्टर ने शोएब मंसूर ने मुझे कॉल कर ली और उन्होंने मुझे बोला कि उनका उनका कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए अवार्ड से बढ़ के है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बहुत ही गिनती की फ़ेवरेट आवाज़ें हैं और उनमें से एक आप भी हो। तो हम सो यहाँ पे आपको सबको बताते चले, एस डायरेक्टर मतलब पाकिस्तान के आला तरीन डायरेक्टर्स में से एक शोएब मंसूर, और उन्होंने पसंद की पाकिस्तान की एक बुलंद पाया आवाज़ ज़ैनुल आबिदीन। मतलब कॉम्बिनेशन क्या ही मज़े का होगा। जब ये रिलीज़ हुआ था वरना मूवी, एंड हुँ, सबने उन गानों को बहुत सराहाया हुँ, था। हुँ, हुँ। तो अमेज़िंग आपकी आवाज़ तो ख़ैर जब भी सुने वो एक रस घोल देती है। अच्छा, बड़ा टिपिकल रस घोल देती है। रस घोल देती है। वाह! क्या रस घोला है। अच्छा। अच्छा, लेकिन ज़ैन आपके फैन्स कहते हैं, अब तो खैर 18 साल होने को आ रहे हैं हुँ, आपके गाने को, उसमें सिर्फ़ किसको? आपके म्यूज़िक करियर को स्टार्ट है। म्यूज़िक करियर को 15 साल हो गए। रेडियो को 18 साल हो गए। रेडियो प्लस प्लस चलें हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, हुँ, 15 साल, सिर्फ़ 11 गाने, नाइंसाफ़ी नहीं है? बहुत नाइंसाफ़ी है सांबा तो बहुत। क्या मतलब ये है क्या कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी है, या बाकी सब कुछ करने में इतना मसरूफ़ है कि इसको टाइम ही नहीं मिलता कि ठीक है यार जब होगा तब कर लेंगे? अच्छा मैंने म्यूज़िक कभी भी पैसों के लिए किया ही नहीं, तो ठीक है? मैंने म्यूज़िक किया था शौक से। फिर उस दौर में जब एल्बम्स रिलीज़ होते थे, तो एक एल्बम आने के बाद आर्टिस्ट जो था वो 2 साल का गैप लेता था। यानी कि 2 साल बाद फिर अगला एल्बम या 3 साल बाद अगला एल्बम, इस तरीके से होता था। अब क्योंकि हर दिन एक गाना आता है, हर दिन एक कवर अपलोड होता है, हर दिन एक आप आर्टिस्ट के गाने देखें, एक-एक जो अभी 2 कोविड में कोई 50,000 आर्टिस्ट पैदा हो गए। 400 गाने लोगों ने रिलीज़ किए। क्वांटिटी अब ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि एल्गोरिदम्स या आप ये यूट्यूब या स्पॉटिफाई ये भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा सामने रखते हैं जो उनको फ़ायदा देते हैं और वो फ़ायदा क्या है कंटेंट। सही। मैं उस एरा का हूँ जिसमें कैसेट थी, सही है, मैंने तब स्टार्ट किया था अपना। हमने वो कैसेट कैसेटें ख़त्म होने वाली थी। पेंसिल के साथ भी उसको ना सही कर के यस सुना यस है, मतलब घुमा-घुमा के उसको। आजकल के जेन ज़ी को तो पता भी नहीं है कि पता भी नहीं कैसेट है। क्या होती थी। लेकिन मैं मेरा मेरा आई गेस मेरा लास्ट एल्बम था जो कि कैसेट पे रिलीज़ हुआ था, उसके बाद कैसेट्स रिलीज़ होना बंद हो गई थी। उसके बाद सीडीज़ आना शुरू हुई थी। सीडीज़ आना शुरू हो गई थी। सीडीज़ भी थी लेकिन आजकल भी सीडी सिर्फ़ डेकोरेशन के लिए ही रह गई है। वो लैंप्स बन बाइक गए, की बाइक्स के उस ऊपर, पे लैंप्स के लगाते हैं। ऊपर। नहीं, नहीं वो नंबर प्लेट पे लगाए हुए लोगों ने ना।
आजकल सीडीज़। पता नहीं लोग समझ रहे होंगे हम कितने पुराने हैं, हम इतने नहीं, भी नहीं, इतने पुराने पुराने नहीं, नहीं हैं, लेकिन लेकिन हमने याद बहुत ट्रांज़िशंस है, देखी है। याददाश्त अच्छी है। ट्रांज़िशंस भी देखी हैं हमने, ट्रांज़िशंस देखी हमने हैं। पूरा वो तो सदी चेंज। मैंने गाने जो थे वो रिलीज़ किए, लेकिन फिर मैं रुका, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कोई अच्छी चीज़ करूँगा और मैं क्वांटिटी पे बिलीव ही नहीं रखता था। मैं हमेशा कहता था क्वालिटी होनी चाहिए। चीज़ ऐसी हो कि जब सुने आप तो आपको आप याद रखें उस चीज़ को। लेकिन अब क्योंकि आज के दौर के हिसाब से चलना है, तो अब क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी मैटर करती है और अब मैं क्वांटिटी की तरफ रवां-दवां हूँ। तो गाने कम की वजह ऑब्वियसली एक ये भी थी। सच्ची बात तो एक तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो हमारे पास गिनती के हैं। अब तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब लोग ज़ाहिर-सी बात है नई जनरेशन आई है और बहुत अच्छा काम कर रही है। उस वक़्त गिनती के थे जो कि बेस्ट काम कर रहे होते थे और मेरी कोशिश होती थी कि मैं उनके साथ ही काम करूँ। जिसमें शुजा हैदर हैं, शानी अरशद हैं, शानी हैदर है, विकी हैदर है। तो मैंने इन्हीं के साथ किया और काज़िम काजू जिसके साथ मैंने काजू नाम है उसका जिसके साथ मैंने छुए छुए किया था। छुए छुए काजू के साथ किया था। बाकी सब पूरा एल्बम मैंने एक गाना विकी के साथ किया था और बाकी गाने शानी अरशद के साथ किए थे। सही। तो वो गाने बनवाना एक लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल था और मुश्किल इसलिए था क्योंकि एक गाने की जो पेमेंट है या एक जो उसके जो अमाउंट डिसाइड हो रहा है वो तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने उस वक्त 16 इयर्स में था। सो मैंने पहले गाने के लिए जो मेरा पहला गाना था सैया सैया उसके लिए मैंने जॉब की थी भाई 2 महीने। ज़बरदस्त है। मैंने जॉब की थी और जॉब अच्छा जॉब इसलिए नहीं की थी कि कोई करियर बनाना है, मैंने जॉब की ही इसलिए थी कि गाने के पैसे देने हैं, रिकॉर्डिंग के पैसे देने हैं। तो सही। 2 महीने बाद मैंने जॉब छोड़ भी दी जब गाना बन गया। मतलब हो गया, मैंने कहा काम हो हो गया गया, बस अब बस जॉब छोड़ टिकट हो दो, गया। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने गाना बना लिया अपना। सही। सो इस तरीके से चीज़ें पैसे जमा कर के और गाना बनाना, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा मेरे लिए पहाड़ था वीडियो बनाना। क्योंकि सही। मेरी फैमिली में या मेरी कहीं पे वो कोई म्यूज़िक को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं थी मुझे। हाँ, अच्छी बात है कर रहे हो, करो अपने उस पे करो जिसको जो करना है करो। सही। फाइनेंस हमसे ना लो। सो फिर म्यूज़िक वीडियो के लिए जब मैं डायरेक्टर के पास जाता था, कोई 5 लाख माँग रहा है, कोई 6 लाख माँग रहा है, 35 एमएम उस वक़्त तो 35 एमएम बड़ी हर चीज़। दूसरा बंदा डिजिबीटा पे कर लेंगे डिजिबीटा। अब तो ये अल्लाह का शुक्र है टेक्नोलॉजी और सोनी और कैनन और ये मिररलेस ये कैमराज़ तो हर दूसरा बंदा अब यूज़ कर रहा है। उस वक़्त ऐसा नहीं था, उस वक़्त 35 पे अच्छी वीडियो होगी, उससे थोड़ी कम लेवल पे करनी है तो डिजिबीटा पे होगी। सही। और उन वीडियोज़ के पैसे इतने बड़े-बड़े बजट्स, वो बजट्स में एक नॉर्मल बच्चा कहाँ से लाएगा? बिल्कुल। इम्पॉसिबल था। सो मुझे अच्छे से याद है छुए-छुए के म्यूज़िक वीडियो के जो मैंने पैसे दिए थे डायरेक्टर को, वो पैसे उसमें 5-500 और 100-100 रुपए के नोट भी थे। क्योंकि मैंने वो जमा एक्चुअली गुल्लक में किए हुए थे यार। हाँ, वो मेरे म्यूज़िक वीडियो का पहले पैसे थे, उसमें आप 50-50 के नोट भी थे। और वो तो नहीं, तो जो पैसों वाले हार मिलते थे उसके भी पैसे तोड़-तोड़ के जमा किए हो? आप वो तो गले हुए नहीं होते ना, ये तो गले हुए नोट थे। मैंने उस तरीके से जमा करके पैसे दिए थे म्यूज़िक वीडियो के। सो ये एक बहुत मेरे लिए मुश्किल काम था म्यूज़िक बनाना और म्यूज़िक रिलीज़ करना। सो इट इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू कि मैंने जितना सोचा, मुझे उससे ज़्यादा ही मिला है। मतलब अल्लाह ताला ने मुझे उससे बहुत ज़्यादा दे दिया। वो तो हम लोग ऑब्वियसली देख रहे हैं और हम खुद भी मद्दाह हैं आपके और बहुत लोग और भी। अच्छा, हम यहाँ बात करें, आपने अभी ज़िक्र किया था कि पैसा कभी आपके लिए नहीं था, पैशन ज़्यादा था, लेकिन अभी आपने ये भी ज़िक्र किया कि उस गाने को बनाने के लिए आपने जॉब भी की और 2 महीने, 3 महीने पैसे जमा किए और फिर पैसे देके कभी कभी कहीं आपको ऐसा लगा कि काम कर लिया, कंपोज़िशन हो गई, लेकिन पैसे के चक्कर में क्रिएटिविटी या क्वालिटी थोड़ी-सी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हो, ऐसा कुछ था? अच्छा ऐसा होता है, हमेशा होता है। ऐसा जब होता है जब आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हो, मोस्टली। क्योंकि मैं गानों से पहले क्योंकि गाने बनवाने के लिए पैसे चाहिए थे और बनाने भी नहीं आते थे कि बनते कैसे हैं, सही। शायरी कैसे करनी है, सुनता तो था लेकिन उससे पहले मुझे अपनी आवाज़ किसी तरीके से टीवी पे सुननी थी। तो मुझे पता चला एक चीज़ होती है कमर्शियल और एक चीज़ होती है जिंगल। जिंगा। सो उसके थ्रू मेरी आवाज़ टीवी पे आ जाएगी और तो मैं बहुत
अर्ली आई थिंक 99 में मैंने पहला कमर्शियल जिंगल गाया था। और वो जो गाया था वो टीवी पे जब मैंने देखा तो बस मैंने कहा अब हो गया मेरा मिशन पूरा, अब यही करना है कि किसी तरीके से टीवी पे आवाज़ आ जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा भी वक्त आ गया करते करते कि मैंने प्रोडक्ट्स के लिए चीज़ें कंपोज करना शुरू की। तो कभी ऐसा ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि क्रिएटिवली मैं कुछ सोच रहा हूँ कि यार मैं ये मेलोडी होनी चाहिए इस चीज़ की या इस प्रोडक्ट की या इसकी इस तरीके से कैंपेन ये। लेकर चलना है इसको बनाना लेकिन इन द एंड आप पैसों के आगे मजबूर हो जाते हो, और पैसों फिर के आगे सब मजबूर हो जाते हैं। आप कहते हो कि नहीं, वो ब्रांड ने बोला है कि ये नहीं पसंद नहीं आ रहा, दूसरा ऑप्शन दें। तो दूसरा ऑप्शन जो सबसे सड़ा हुआ होता है ब्रांड को भी पसंद आता है हमेशा, जो आर्टिस्ट को पसंद नहीं आता, ये हमेशा होता है। बिल्कुल होता है। तो ऐसा बहुत दफ़ा होता है। और अ, मैंने ये बोला तो था कि शुरू में, और ऐसा ही था कि पैसों के लिए नहीं था, लेकिन पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है ये बाद में पता चला। उस वक्त तो मैं छोटा था। देखिए, पैशन जो है ना पैसों का रहता है, लेकिन कभी-कभी मजबूरी भी होती है, तो क्रिएटिविटी भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, तो अक्सर आप लोग अपने जो गानों पे नहीं करता मैं, जो नहीं मैं हम अपने गाने दूसरों की रिलीज बात करूंगा दूसरों के लिए कर करना पड़ेगा। अच्छा, आपने ऑब्वियसली ज़िक्र किया अभी अपने जिंगल कंपोज़ कर पाकिस्तान के काफ़ी मायनास ब्रांड्स के साथ आपने काम किया है एज़ अ जिंगल कंपोज़र, जिंगल के लिए बना सिंगर मैं सिंगर। एज और वॉइस ओवर। अच्छा, ब्रांड ने आपने बताया कि कभी ब्रांड की ना बड़ी वियर्ड किस्म की भी डिमांड होती है कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो। कभी ऐसा फ़ील हुआ कि यार ये ब्रांड तो मुझसे एक्टिंग भी करवाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने, अच्छा, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स के लिए भी मैंने काम किया है जिनका मैं बताता ही नहीं किसी को, पैसों के लिए किया ना। सही। तो उधर मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी आवाज़ चेंज करके गाता हूँ। अभी एक ब्रांड ने एक कमर्शियल किया, एक जिंगल किया पूरा, उसमें मैंने अपनी आवाज़ इतनी चेंज कर ली कि मैं भी नहीं पहचान पा रहा था कि मैंने गाया। वो, ज़बरदस्त! अब वो, हमें भी ढूँढना पड़ेगा ये कौन-सा है। मतलब अब तक हमें ये चीज़ पता नहीं थी, हम सिर्फ़ ज़ैन की वो आवाज़ जिनका ढूँढ रहे ब्रांड है थे। वो यहाँ पे आ भी चुकी हैं एक दफ़ा। वो ओके, मैं समझ गया। आप लोग समझे या नहीं समझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं समझ गया हूँ मतलब कि उनका अभी रिसेंटली गाना आया है उस ब्रांड का, तो वो मैंने हुँ। ऐसा गाया है कि पता ही ना चले कि मैंने गाया है। अच्छा ज़ैन, अब हम चलेंगे अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, हुँ। जिसका नाम है अनकहा अनसुना। कुछ बातें जो शायद आज से पहले बाहर नहीं आई। अभी भी हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें अभी इससे पहले निकाल रहे अनकहा हैं। अनसुना हो गया है आपका। अच्छा ज़ैन, फैन्स आपके बहुत हैं, मतलब बहुत हैं। कभी कोई ऐसा फैन याद है जो ऑब्सेस्ड ही हो गया, मतलब पीछे ही पड़ गया हो, आपको जान छुड़ानी मुश्किल हो गई हो, ऐसा कोई ज़िक्र? मर्द ऐसा, मर्द, खातून मतलब आपका फैन, अच्छा, मेरी फैन, आपके फैन। अच्छा मेरे फैन। एक ऐसा बिल्कुल वाक़या है क्योंकि सिंगिंग, अब एज़ सिंगर तो फैन्स हैं ही या लोग पसंद करते हैं। लेकिन रेडियो का एक अलग क्रेज़ है। रेडियो एक अलग दुनिया है, जिनको नहीं बिल्कुल। पता या जिनको पता है उनको पता होगा। और रेडियो की फॉलोइंग अलग ही है। उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिर्फ़ आवाज़ से इमेजिन कर लेते थे कि ये दिखने में ऐसा होगा, हल्की-हल्की शेव होगी, थोड़ा-सा जॉन अब्राहम जैसी बॉडी होगी। एक एक और आप वो आपकी आवाज़ स्केच की बना लेते हो। बेस के ऊपर कुछ बेस के ऊपर या फिर आपके अंदाज़ के ऊपर, आपकी हुँ, बात करने से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब छोटा था मेरी तब भी आवाज़ ऐसी थी, इतनी यही आवाज़ भारी, इतनी टोन था। सो अमीश मैं पुरी। 16-17 साल में से रेडियो मैंने शुरू किया था। तो उस वक़्त फ़ेसबुक तो था ही नहीं, तो किसी ने देखा ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था दिखने में कैसा है। मैं बातें करता था, अच्छा मैं बातें भी बड़ी-बड़ी कर देता था और काफ़ी अरसा गुज़र गया था रेडियो करते-करते। सो एक दफ़ा मैं रेडियो शो अपना करके, रात 12 से 2 का शो था मेरा, मैं वो करके निकला हूँ और 2 बजे शो ख़त्म हुआ है, तो 2 बज के 10 मिनट पे मैं निकला हूँ। लिफ्ट के पास, जो हमारी बिल्डिंग थी शार फैसल पे, लिफ्ट के पास मैंने देखा एक लड़की खड़ी हुई है वाइट शलवार कमीज़ में। सही, अच्छा, अब फ़िल्मों में भी हमने देखा है रुएँ वाइट शलवार कमीज़ में ही आती हैं। कारसाज की दुल्हन भी आती थी हाँ, अक्सर कार नहीं, वो दुल्हन थी ना, दुल्हन कोई विधवा थोड़ी थी जो वाइट में आएगी, ज़िंदा दुल्हन थी वो। जो कारसाज़ पे होती थी वो दुल्हन के ड्रेस में थी। ये वाइट कपड़ों में थी। सही। वाइट दुपट्टा, वाइट शलवार कमीज़ और बाल खुले हुए और रात 2 बजे ब्लू लेंस लगे हुए उसके। सो अब मैं तो
इच्छाधारी और पता नहीं क्या-क्या माइंड में आ रहा है, कभी पिच्छल पैर, कभी पाँव देख रहा हूँ। मैंने कहा कौन है ये? क्योंकि मैं तो हमेशा निकलता था, वो जगह खाली ही होती थी, मतलब रात 2 बजे कौन होगा बिल्डिंग में। अब मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा कौन है, खड़ी है तो खड़ी रहे। मैं लिफ्ट कॉल की, मैं लिफ्ट में जाने लगा ना, एकदम से आवाज़ आई, ज़ैन। अब जब उसने ज़ैन जब उसने ज़ैन बोला ना, तो मैंने कहा भाई गड़बड़ है। नहीं, नहीं, तो अच्छा मुझे नहीं लगा फ़ैन है। हाँ, मेरे तो ज़हन में नहीं था कि फ़ैन है कोई। मुझे लगा कोई मख़लूक़ है। मतलब आपने कहा कि 12 से 2 चौकीदार वगैरह सब तो सुन ही रहे थे, इन्होंने भी सुनना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने कहा ये भी फ़ॉलोइंग है शायद। मुझे लगा कोई कोई चीज़ है ये ना। जबरदस्त। फिर मैंने क्या हुआ? ज़ैन सुना, जैसे ही उसने ज़ैन कहा, मैं उसको देखा, उसने कहा कहाँ जा रहे हो? जब उसने ये बोला ना, अच्छा जुमले भी इतने पक्के वाले जो फ़िल्मों में ही सुने हमने, तो मुझे लगा ये कोई आइटम है, मेरा साथ कुछ होने वाला है, भागो। मैं वापस रेडियो भागा। लिफ्ट छोड़ के मैं वापस रेडियो गया और अंदर गार्ड होता था हमारा। उसको मैंने कहा भाई बाहर जाके देखो ये कौन है यार? मैंने कहा अजीब डर लग रहा है मुझे। तो कह रहा कहाँ है, कहाँ है? अच्छा उसने गन लोड कर, मैंने कहा गन वन का काम नहीं है अब, कल में पढ़ ले। कुछ और चीज़ है, जाके चेक कर। अच्छा ये गया, वापस आया हँसता हुआ, कह रहा अरे लड़की है वो, लड़की है। मैंने कहा कौन लड़की है वो? कह रहा है कि वो आपकी फ़ैन है, वो कह रही है आपको बुलाएँ, आपसे मिलने आई है। मैंने कहा रात 2 बजे कौन लड़की आती है मिलने यार? अच्छा ये तब की बात है, मतलब जब लड़कियां भी, मतलब अभी तो सोशल मीडिया है, अब तो इतनी आपको नजर आता है बात हम्म। करती हुई, या इतना कॉन्फिडेंस लड़कियों में अब ज्यादा है। उस वक्त तो वो नहीं था, ऐसा नजर नहीं आता था हमें। तो मैंने कहा यार ये, कहने लगा वो आपसे बात करना चाह रही है। मैंने कहा अच्छा खैर। मैं बाहर आया, मैं मिला, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा उसके मुझे डर लगा, नीले जो उसने लेंस पहने थे ना, नीले, रात में 2 बजे नीले लेंस, वाइट कपड़े। खैर मैंने कहा जी, जी अस्सलाम वालेकुम। कहने लगी वालेकुम अस्सलाम, आप वो आपकी फ़ैन हूँ, फलाना हूँ। मैंने कहा मैं तो डर गया था आपको देख के, आपने मतलब ज़ैन कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ये कैसा जुमला है? मतलब मतलब वो फैन ने रूह फना कर दी। फ़ैन ने मेरे फ़ैन उड़ा दिए, आप ये समझ लो। खैर मैंने उनको कहा कि मैंने कहा जी बोलिए। कहती है आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ? मैंने कहा शो ख़त्म हो गया ना। अच्छा तो मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा कहाँ? कह रही है आपके साथ। मतलब आपको आपकी फैन आपके साथ प्रैंक करने के मूड में वो थी। मुझे लग रहा था वो प्रैंक नहीं था, वो मेरी गाड़ी के बोनेट पे बैठ गई नीचे जाके, वो हिली नहीं। मैं ये भूल नहीं सकता उस औरत को, ये पूरा वाकया नहीं भूल सकता। वो मेरी बोनेट से ही नहीं उतर रही थी गाड़ी के। तो ये मेरे लिए एक ऐसा हादसा है ये, ऐसा फैन। मतलब सही वो ना चिपट गया था फैन, मतलब चिपट गई थी फैन आपकी गाड़ी को, चिपड़ चिपड़ गई थी, बिल्कुल चिपड़ ऐसा गई था। थी। अच्छा हमें लगा था कि एकदम प्रैंक होगा। प्रैंक शोज भी आप कर रहे होते हैं, होस्ट करते हैं, प्रैंक भी करते हैं कभी? करता था, मतलब किया था, 4 साल किया टीवी पे। 4 साल भी लंबा अरसा है। यस, 4 साल किया। उस दौरान अभी तो ये एक फैन चिमड़ गई थी, हम्म। कभी प्रैंक करते हुए ऐसा हुआ कि प्रैंक ही उल्टा पड़ गया हो आपको? नहीं बहुत नहीं, बहुत दफा कोई ऐसा। ऐसा वाक्य उसका भी सुना है? मतलब मजा आ रहा है, हम लोग बहुत यार एंजॉय कर बहुत रहे दफ़ा ऐसा हुआ है कि, अच्छा ऐसा तो रेडियो पे भी बहुत हुआ है। रेडियो पे फादर्स डे का मैं शो कर रहा था एक दफ़ा। अच्छा क्योंकि फादर्स डे एक आपको इमोशनली करना होता है, और आप चाहते हो लोगों के लिए, लोगों को इमोशनल, और लोगों को आप थोड़ी सी गैरत जगाओ लोगों के अंदर के भाई बाप भी एक चीज़ होता है। हैं। तो हमारे यहाँ सही मदर्स है। डे पे बहुत होता है, मदर्स, फादर्स डे पे कुछ नहीं हाँ, होता। फादर्स डे के ऊपर मैं ना प्रॉपर शो कर रहा था, तो मैंने अपना एक रेडियो का एक बंदा भेजा मैंने ओल्ड ओल्ड एज हाउस में, और मैंने कहा कि वहाँ पे ज़रा इमोशनल रखना है। मैं यहाँ पे ना टू रू 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 रू, मैंने कहा ये म्यूज़िक चलाऊंगा, फ़ौरन म्यूज़िक नीचे करूँगा, इमोशनल रखेंगे सारा ना गेम। कहता है ठीक है। मैंने कहा वहाँ पे कॉल करूँगा तो तुम्हें कॉल पे लूँगा, तुमसे पूछूंगा क्या तासुरात हैं, लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी बूढ़े हैं, और उनसे बात कराओ मेरी, ज़रा एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कहता है ठीक है। हम लोग लाइव थे, डिले मशीन नहीं थी रेडियो पे उस वक्त। राइट। सही है। मैंने कहा बाप की अज़मत को सलाम, और ये और वो बात कर रहा था मैं। शाम का ड्राइव टाइम का शो था वो। मैंने कहा अच्छा जी, इस वक्त खलफान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सदर ओल्ड एज हाउस में हैं, और उनसे बात करेंगे, और जानते हैं कि इस वक्त जो बूढ़े बाप हैं, जो इस वक्त अपने बेटे को, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज उनका बेटा क्या उनको पूछता है, क्या उनका बेटा खबर लेता है, फुल यू नो। तो मैंने कहा जी खलफान,
अब खलफान शुरू हो गया। जी जैन भाई, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओल्ड एज हाउस सदर में, और यहाँ पे बहुत सारे ज़ईफ़ हजरात बैठे हैं, बहुत बूढ़े हैं, कुछ की आंखों में आंसू हैं, कुछ अपने बच्चों को याद कर रहे हैं। और मैंने कहा मेरी किसी से बात करा सकते हैं आप? कहता जी जी जैन भाई, यहाँ पे ये बेंच पे एक अंकल बैठे हैं, इनसे बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी इनको फ़ोन दे दे, मैं ही इनसे बात करता हूँ। कहता ठीक है। अब उसने फ़ोन दे दिया उनको, और माइक उसने लगा दिया ताकि ऑनर आवाज़ आती रहे। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जी। कहते हैं जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा अंकल आपको फादर्स डे बहुत मुबारक हो। कहने लगे सही है, आपको भी हो। उसको पता ही नहीं था क्या हुआ है। अब मैं तो ऑनर के तकाजे रखने हैं ना। बिल्कुल। मैंने कहा जी आपको बहुत कहते हैं, कहने लगे अच्छा सही है, आपको भी हो। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने कहा क्या करूं? खैर मैंने कहा तो अंकल वो कौन सा वक्त था मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो क्या वक्त था जब आपका बेटा आपको यहाँ पे छोड़। अब मैंने बेटा बोला, उसने माँ बहन की गालियाँ शुरू कर दी बाबा ने कॉल पे, और मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने कहा ये कहाँ से आ गई गालियाँ। और मैं सारे फेडर शेडर ऊपर कर रहा हूँ कि फ़ोन का फेडर नीचे करो, म्यूज़िक ऊपर करो। वो वाक़या ऐसा था, वो मेरे साथ उल्टा प्रैंक हुआ था। वो तो वो चाचा गुस्से में थे, बेटे का नाम सुनते उनके तो आग लग गई। आपने उनकी दुखती रग उन्होंने पे हाथ रख फादर्स डे दी। का हक अदा किया, फादर्स डे का। उन्होंने बताया बाप बाप होता है। अच्छा, अभी मतलब ना ये इस अंकल की कहानी से पहले मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि ज़ैन की आवाज़ रेडियो की जगह सामने सुनते हुए, और एकदम वहाँ से जो कि ट्रांज़िशन है। ट्रांजिशन हुआ मेरे, मैं तो फील के साथ चल रहा था। मतलब वो समझ लें कि वो फील जो थी वो हीलिंग की तरफ चली गई फील। मतलब हम ये बोलेंगे थोड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया था। हाँ, ऐसा हो इसको गया। सेव कैसे किया? मतलब फेडर तो आपने चला हाँ, दिए, 3 गाने चला दिए बैक टू बैक। शायद लोग भूल जाएँ कि क्या हुआ। गालियाँ दे दी थी ना ऑन एयर तो उन्होंने। उसके बाद कुछ हुआ? कुछ आया कहीं से, या प्रोड्यूसर ने बोला ये क्या किया ज़ैन तुमने? नहीं, कौन बोलेगा उसको, क्यों मुझे बोलेगा, मेरी गलती नहीं थी ना। या तो मैंने कुछ बोला होता, मैंने अंकल को ट्रिगर किया होता, जैसे वो आमिर लियाकत के शो में नहीं हुआ था, गुस्से से बोल, गुस्से से बोल। वो आंटी फिर शुरू हो आंटी शुरू गई। हो गई थी। तो जो आंटी ने बोला था ना, उन्होंने इससे ज्यादा बोल दिया था, समझ लो आप ऑन एयर। अच्छा, मीडिया, ऑब्वियसली मीडिया से तो आपका ताल्लुक है ही है इतने अरसे से, रेडियो भी एक मीडिया ही है। अफ़वाहें भी बहुत फैलती हैं। कभी कोई ऐसी अफ़वाह फैलाई गई हो आपके बारे में जो बिल्कुल ही गलत थी? मतलब कहीं न कहीं थोड़ी बहुत सदाकत होती है किसी न किसी अफ़वाह के अंदर, हम्म। लेकिन काफ़ी दफ़ा तो बस फैला दिया, और जिसके बारे में वो खुद ही निपटता रहे। ऐसा कुछ हुआ कभी? हाँ, ऐसा हुआ था। अच्छा, वो इतनी फनी खबर मेरे लिए फैलाई थी कि मैं तो सोच रहा था कि यार ये काश ऐसा होता भी। मेरे बारे में खबर क्या फैलाई थी, ये बात है 2007 की। 2007 में नया नया रेडियो ज्वाइन किया हुआ था, और इत्तेफाकन जैसे छुए छुए मेरा आते ही डेब्यू हिट हुआ था, उस वक्त रेडियो पे मेरा शो हिट हो गया था आते ही। उसकी वजह क्या थी कि मैं म्यूजिक भी करता था, नॉर्मल आरजेज नॉर्मल शो करते थे। हुँ, हुँ। मेरा शो थोड़ा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि मैं लाइव गाता भी था, मैं लाइव बजाता भी था। तो वो डिफरेंट था, तो लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने उसको सुनना शुरू किया। तो उस वक्त एक अफवाह मशहूर हुई कि जैन जो है वो प्ले बॉय है, और सुन तो ले आगे। ओके। और जैन जो है वो, उसके पास एक गाड़ी है ब्लैक कलर की, टिंटेड, जिसमें उसके साथ मॉडल्स घूमती हैं। अच्छा, अब ये मैंने सुना, मुझे पता चला कहीं से। मैं कहा यार मैं तो 70 पे जा रहा हूँ। कौन सी गाड़ी है ब्लैक, कौन। अच्छा, फिर एक ये अफवाह हुई, और एक अब मुझे किसी ने बताया था, क्योंकि मैंने हाँ, बोल न्यूज़, बोल नेटवर्क में मैं 10 साल मैंने वहाँ पे ये मेरा एक अलग करियर चला है यहाँ पे, 10 साल एज क्रिएटिव हेड बोल ज़बरदस्त। में। तो वहाँ पे जब नया नया ज्वाइन किया था मैंने, तो जो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे एक, उन्होंने मुझे कहा कि यार कैसे हैं? अच्छा, वो मुझे पहचानते थे, कहने लगे कैसे हैं आप, अच्छे हैं? मैंने कहा जी जी। यार आपके बारे में बड़ा सुना है यार मैंने। अच्छा, मैंने कहा शायद सुना होगा गानों के बारे में या रेडियो के बारे में। तो मैंने कहा जी थैंक यू। अच्छा, मैंने थैंक यू किए जा रहा हूँ, मुझे क्या पता क्या सुना हुआ है उससे। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहने लगा नहीं नहीं यार। मैंने कहा जी थैंक यू थैंक यू। कह रहे तो कब से? मैंने मैंने कहा बचपन। कहने लगा बचपन से। अच्छा, अब अब ना मुझे, मैं समझ रहा हूँ गाने की बातें कर रहा है वो कुछ और कह रहा है। वो अब वही मेरे समझ में नहीं आ रहा काली बात, गाड़ी के बारे में बात हो रही काली है। गाड़ी की बात नहीं हो रही थी, ये कुछ और बात हो रही थी। ओके, चलो कुछ और भी है। हाँ, तो मैंने कहा बचपन से ही कहता है।
कहता है यार ये तो बड़ी बात है। मैंने कहा तो आप क्या मतलब नीट? मैंने कहा नीट क्या? अच्छा जब उसने ये बोला ना मैंने कहा आप क्या कह रहे हो यार? कह रहा मतलब आपके बारे में सुना है आप बहुत पीते पिलाते हो। मैंने कहा क्या पीते पिलाते हो? कह रहा ड्रिंक करते हो। मैंने कहा किससे सुना है ये? कह रहा यार वो सुना है हमने आपका जब गाना हिट हुआ हुआ तो हमने सुना है। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई चीज़ हिट होती है या जब कोई बंदा मशहूर होता है उसके पीछे एक अफवाहों का अंबार भी कोई कुछ बिल्कुल। कहता है कोई कुछ कहता है। अब होता क्या है कि परसेप्शन लोगों के बिल्ड होते रहते हैं किसी चीज़ को लेके। अब किसी ने मेरे बारे में क्या परसेप्शन बनाया हुआ है इससे मुझे क्या पहली चीज़, और उसका क्या मेरी रियलिटी से ताल्लुक है भी या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। वो अगला मुझे कह रहा है आप पीते पिलाते हो, आप जो हो बड़ा मशहूर है ये चीज़ आप। अच्छा एक और उसने फनी सबसे बात क्या मुझे कही, कहने लगा यार मैंने अच्छा जब मैंने उसको गुस्सा किया मतलब जब मैंने रिएक्ट किया ना, मैंने कहा यार क्या बातें कर रहे हो आप? मैंने कहा, मतलब प्रेसिडेंट तो था वो इज्जत भी देनी थी, लेकिन मैंने कहा यार आप क्या किसने बोल दिया आपको? कह रहे यार मैंने तो सुना था ये आप बड़ा पीते पिलाते। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ज़िंदगी में यही काम नहीं किया कभी। तो कहता है मैं तो सुना था एक दफ़ा। अच्छा उसको किसी ने पूरा किस्सा और पूरी कहानी सुनाई हुई थी इस तरह की मेरे मुझसे रिलेटेड। हाँ। सीवीयू पे जैन टुन बेहोश पड़ा था सीवीयू पे, मतलब गीली मिट्टी पे, फुल कहीं मतलब कोने पे भी नहीं, समंदर पे पड़ा हुआ था जैन। और ये बात मशहूर है और ये मुझे नहीं पता। मैंने कहा क्यों पड़ा हुआ था मैं कब की बात है ये? कह रहा नहीं हमने तो सुना है। मैंने कहा सुना है ना? मैंने कहा ऐसा है कुछ नहीं, ऐसा मैंने कभी अपनी हुआ नहीं। पूरी एक फ़िल्म क्रिएट कर दी और जिसके लोग बारे में उसको पता ही नहीं कि ये भी है। यार लोग पता है गलत करते हैं, क्रिएट करते हैं। आपने अली जफर के बारे में शुरू में क्या क्या क्रिएट हुआ, वो क्यों बहुत क्रिएट कुछ हुआ? निकला। बहुत कुछ क्रिएट हुआ ना, गलत था ना। रियलिटी से उस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है, एक परसेप्शन बिल्ड कर देते हैं लोग, अफवाहें बना देते हैं। तो ये मेरे लिए भी हुआ था ऐसा, और जो गलत हुआ था मतलब जिस जमाने में मैं बाइक पे घूम रहा हूँ, सही है, उस जमाने में कह रहे हैं काली शीशों वाली गाड़ी है इसके पास, टिंटेड गाड़ी। टिंटेड गाड़ी है। मतलब ऐसा होता है। प्रेज़िडेंट साहब ने बोतल का आसरा किया था, प्रेजेंट आपने अच्छा, आपने आसरा काफी खत्म देर कर तक तो दिया। हमारी कन्वर्सेशन चल रही है कि कब से कर रहे हो। मैंने कहा बचपन से कर रहा हूँ, ये चल रहा है, मुझे तो पता नहीं वो बात क्या कर रहा था। अच्छा, आप अभी भी काम कर रहे हो, म्यूज़िक अभी भी आप कर रहे हो, रिसेंटली आपने एक नया सॉन्ग भी कंपोज़ किया है अपना, तेरे ठीक है? इश्क में। तेरे इश्क में। तो मज़ीद कुछ नया और आना है, फैन्स को तैयार होना चाहिए कुछ और। फैंस मेरे तैयार हो जाएं, ये साल जो है ना, मैं ट्रिगर हो चुका हूँ इस साल। इस साल बहुत ट्रिगर हुआ हूँ मैं। सो जो म्यूजिक पिछले 15 साल में रिलीज नहीं हुआ, वो मतलब उससे ज्यादा गाने इस साल रिलीज होंगे। तो 2025 बहुत कुछ लेके आ रहा है, पिटारे में मतलब बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, तो बहुत ये सारी चीजें हैं। यूजुअल ज़ैन स्टाइल होगा या थोड़ा-सा उसको अपबीट करें, कुछ नया तर्ज उसमें लेके आ रहे हैं? अच्छा अपबीट तो मैंने पहले भी किया था। मेरा एल्बम जो था ज़ील, हुँ, हुँ। उसमें अपबीट गाने 4 हैं। फिर देखें वही बात हुई, क्योंकि छुए-छुए हिट हुआ था, तो लोगों ने परसेप्शन बना लिया कि के अब ये स्लो ही करेगा। हुँ, ऐसा नहीं था। उस एल्बम में 4 गाने तेज़ हैं। सो अब भी मैं स्लो भी करूँगा। इम्पोर्टेंट है कि क्या अच्छा करूँगा? क्या वो म्यूज़िक सुनने सुनने में अच्छा लगेगा? चाहे वो तेज़ हो या चाहे वो स्लो हो। हमें कुछ झलक उसकी मिलेगी अभी? किस चीज़ की? जो जो अभी भी कुछ रिलीज़ किया है? रिलीज़ किया है, ऑब्वियसली जो नया आ रहा है उसको तो आप नहीं लेके आ हाँ, सकते जो अभी। रिलीज़ किया है मैं आपको वो सुना सकता हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। कोई बात बता रे मुझे, कोई राह दिखा रे मुझे, जब तू ही नहीं मिला, क्या रब से मिला रे मुझे। कहीं आवाज है, कहीं पे साज है, हाँ तेरे, हाँ तेरे दिल में है चुभे जो अल्फाज थे, हाँ तेरे सदियां पल में है गुजारी तेरे इश्क में, पल अब सदियों पे है भारी तेरे इश्क में, सदियां पल में है गुजारी तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, बिना नहीं जीना 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 तेरे इश्क के, बिना नहीं जीना 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 तेरे इश्क के,
बिना नहीं जीना 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 तेरे इश्क के, तेरे इश्क के। ये है तेरे इश्क में। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू, बहुत रिफ्रेशिंग। थैंक यू, थैंक यू। और अब हम आगे भी 2025 में बहुत बहुत सारे बहुत कुछ गाने हैं, देखना चाहेंगे, बहुत बहुत सारे कुछ गाने सुनना हैं। चाहेंगे आपसे। ठीक है। अच्छा, म्यूजिक तो है ही है। आपका दरमियान में एक शो भी आपने स्टार्ट किया था कटाकट के नाम से, बिल्कुल और कटाकट। हमें बड़ा उसके बारे में सुनना भी आया था कि वो इंडिया के एक आरजे हैं नवेद, उनसे आप इंस्पायर्ड होके कुछ उस तरह का करें। क्या वाकई वो था, या कटाकट क्या था अच्छा, कटाकट क्या था? कटाकट शो जो था, मुझे एज होस्ट टीवी पे शो करना ही नहीं था। मतलब मेरा कोई होस्ट बनने का कोई, मैं कर तो रहा था रेडियो, हम्म, तो मुझे टीवी पे होस्टिंग नहीं करनी थी। सही। लेकिन क्योंकि मैंने बोल में एज क्रिएटिव को हेड किया नेटवर्क को, सो उस वक्त कोविड आ गया था, लॉकडाउन हो गया था। और जब लॉकडाउन हुआ तो हमारी पूरी एंटरटेनमेंट की एफपीसी जो थी डिस्टर्ब हो गई, ओके। क्योंकि गेम शो होते थे और मुख्तलिफ शोज होते थे, उसमें ऑडियंस आती थी। और जब सब कुछ लॉकडाउन की नज़र हो गया, तो फिर शुएब साहब से मीटिंग हुई कि यार मतलब ऑब्वियसली कि अब क्या क्या करना है। एफपीसी कम से कम 6 से 8 घंटे तो लाइव रखना है, उसके बाद रिपीट चलेगा। हम्म, जब इसके ऊपर मीटिंग्स होने लगी और बात होने लगी, क्योंकि अब जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है, रिपीट कितना चलाएंगे क्योंकि ऑडियंस तो आ नहीं सकती। तो उस वक्त कुछ चीज़ें हम लोगों ने प्लान की, और शुएब साहब को पता था मैं रेडियो करता हूँ। शुएब साहब ने मुझे कहा कि यार तुम टीवी शो कर लो। सही। अब मेरा ये था कि ऑलरेडी सर मैं 4-5 काम तो कर रहा हूँ। टीवी शो करना ये एक अलग जॉब है, मतलब हम्म, ये एक अलग। कहने लगे, नहीं नहीं आप करें, आप करें, आप कर जाएं, आप कर जाएंगे। अब वो इतना कॉन्फिडेंस देते थे, या वो इतना पॉजिटिव उनका एटीट्यूड था कि मतलब मुझे वो हुआ, मैंने कहा हाँ करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि रेडियो शो कर दो टीवी पे। मैंने कहा हाँ रेडियो शो टीवी पे हो सकता है, बिल्कुल। अब सही। रेडियो शो जब टीवी पे, उन्होंने अपनी रिसर्च वगैरह की, ये उनकी तरफ से आया कि भाई वो जो वो था ना, प्रैंक शो कर देते हैं, सही। रेडियो मिर्ची वाला जो है वो टीवी पे कर देते हैं। मैंने कहा हाँ कर तो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कर सही। लेंगे। आप कर तो लेंगे ना, आप में इतनी हिम्मत तो है ना, लोग बातें सुनाएंगे, आप कर तो लो। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैं रेडियो पे 18 साल से यही कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है वो। लेकिन मैंने कहा सर एज इट इज़ कॉपी ना करें, या हम लोग इसकी इंस्पिरेशन ले लेते हैं, हम्म, एज इट इज़ ये नहीं कर सकते हम लोग। तो इंस्पिरेशन में ऐसा करते हैं कि इसमें कुछ सेगमेंट्स डाल देते हैं डिफरेंट, इसमें गेस्ट बुलाते हैं, गेस्ट के साथ बातचीत हो जाएगी। तो ये प्रैंक्स इसके बीच का एक पार्ट बन सकता है। सही। तो ठीक वो है। पार्ट बन गया। हम्म, मैं डिफरेंट प्रैंक्स किए, मतलब उसकी मैंने कोई 4 साल किया है, और हफ्ते में 3 शोज थे वो, अब आप आइडिया लगा लो। अच्छा सो खासा एक अच्छा नंबर खासा है उसका। नंबर है वो। और वो जब वो आया तो वो उस वक्त कुछ लोगों के पास, मतलब कुछ टीवी पे एक नई चीज़ थी वो देखने को, टीवी पे एक रेडियो शो, वो भी प्रैंक शो, तो वो एक नई चीज़ थी, वो लोगों में क्लिक हुआ, लोगों ने उसको पसंद किया। और क्योंकि ये चीज़ तो मैं, देखा जाए तो रेडियो इटसेल्फ पॉडकास्ट ही तो है। रेडियो तो मैं, मतलब पॉडकास्ट समझ लो आप, 18 साल और पहले की सब जो सामने कैमरा आ गया है। कैमरा आ गया है। पहले भी हम अच्छा, वही। पहले भी कैमरे के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें अपलोड की हुई थी, हम्म, 2009-10 में, आई गेस 10 में। तो वो पॉडकास्ट ही था। तो मुझे सही। अंदाज़ा था कि हाँ ये मैं इजीली कर लूँगा, क्योंकि ये तो मैं कर ही रहा हूँ। सही। सो वो इस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट बना था, और ये हुआ था कि हमने स्टार्ट किया था। वो एक मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन था और कोई आर्टिस्ट आना नहीं चाह रहा था, और वो नौकरी की, नखरा की वाला चक्कर था, मैं तो जॉब करता था, नौकरी करनी तो है मैंने तब किया। ऑब्वियसली। और जो लोग थोड़े से ना आशना है कि रेडियो, और जब हम बात कर रहे हैं कि जी रेडियो कैसे पॉडकास्ट हो गया, सो रेडियो में भी जब गेस्ट आया करते थे, सामने एक साइड पे आरजे बैठा है, एक साइड पे पॉडकास्ट गेस्ट वही था बैठा है, एक्चुअली, बात एग्जैक्टली वही चलता था। वही है, वही है। बस आज जब हम थोड़ा सा कैमरे के सामने जाता है, पूरा रिकॉर्ड करते हैं, पहले वो सिर्फ ऑन एयर जाया करता पहले था। लाइव होता था ना सब। अच्छा, इसके पर हम जब लाइव की बात करें, फैंस ऑब्वियसली, अगेन फैंस के बगैर इंडस्ट्री चलती नहीं है। हम्म। हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है फैंस के सवाल। कुछ सवाल, ऑल्दो हम उस पे बात भी कर रहे हैं,
लेकिन कुछ सवाल जो आपके मद्दाहों ने हमें इनबॉक्स किए थे, वो अनकही कहाँ गया आपका? अनकही में जो आपने अब तक बातें बताई, मेरे ख्याल से पहले किसी को भी नहीं पता थी, वो अनकही ही है। अनकही अब कंप्लीट हो गया ना आपका? अनकही है तो बहुत कुछ निकालने को, लेकिन थोड़ा वक़्त को भी मद्देनज़र हाँ, रखना है हाँ, हाँ, प्लीज़, और प्लीज़। हर चीज़ भी नहीं बता सकते। हुँ, हम हुँ। ज़रा ऑफ कैमरा बात करेंगे हाँ, हाँ, इसके प्लीज़, ऊपर। प्लीज़। आगे बढ़ेंगे हम फैन्स के सवाल के ऊपर। एक चीज़ जो फैन्स आपके उन्होंने मैसेजेस किए हैं और हम वही आपसे सवाल पूछेंगे। ऑल्दो हम इस पे बात कर चुके हैं, ये पहला सवाल जो आ रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका भी दिल रखना है। हुँ, हुँ। नाम आपको भी है फैन का जिसने नहीं, हम पूछा? नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, गुमनाम मैसेज है ये। गुमनाम मैसेजेस हैं। अच्छा। अब ज़ाहिर बात है बहुत सारे मैसेजेस में से निकाले हैं हम लोगों ने भी, तो हुँ, अब हुँ। थोड़ा-सा रखना पड़ेगा। अच्छा, आपको सिंगिंग का शौक कब और कैसे हुआ? और कौन से आर्टिस्ट ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? सबसे ज़्यादा इंस्पायर मुझे किया सोनू निगम ने, हुँ, हुँ। मोहम्मद रफ़ी साहब ने, किशोर कुमार साहब ने और ज़्यादातर यही। सोनू निगम, किशोर और कुमार। ये शुरू हुआ तो ये तो स्कूल से ही, स्कूल से ही है। बचपन ही था ये। अच्छा, दूसरा हमारा सवाल है, इतने सालों के बाद लोग आपको अभी भी छुए-छुए के साथ एसोसिएट करते हैं। क्या ये एक ब्लेसिंग लगता है या कभी-कभी चैलेंज बन जाता है? अच्छा, ये सवाल जो है ना, ये सवाल बड़ा ब्लेसिंग तो ये है ही, सही। सही है। और ये ब्लेसिंग के साथ ना ये एक समझ लें मेरे लिए चैलेंज भी है। क्यों? कि आपका अपना ही हिट काम आपके सामने सांप बन के बैठ जाता है और कहता है अब मुझसे अच्छा करो और ओह! अब उससे बेंचमार्क। बेंचमार्क बन गया है। सही। अब उससे या तो अच्छा करना है बहुत ज़्यादा, उस जैसा उस लेवल का हो नहीं सकता दोबारा, सही है? पहली बात तो ये, या तो उससे अच्छा होगा या उससे नीचे होगा। वो कहते तो हैं ना अब कोशिश है। वो कहते हैं ना खूब से खूब तर की यस, जुस्तजू, यस, तो वही यस। चल रहा है। अच्छा, तीसरा सवाल है, हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाएँगे। अगर आप किसी करंट पाकिस्तानी या इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर सकें, तो किसके साथ करना चाहेंगे? करंट करंट। उम, 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 पाकिस्तानी आर्टिस्ट पाकिस्तानी या इंटरनेशनल कोई भी एक आर्टिस्ट। पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिनके साथ मैं कोलैबोरेट करना चाहूँगा, फ़ारिज़ शफ़ी। फ़ारिज़ शफ़ी, यस, उनको हम देसी एमिनेम भी बोलते हैं। बहुत कमाल है वो। ज़बरदस्त। हालाँकि वो मेरा जॉनर नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छा है कि उस दिल चाहता है कि जब वो उसके साथ कुछ होगा काम मिलके करेंगे तो कुछ अलग होगा, वैसे हम भी सुनना चाहेंगे ये। कुछ एक डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा और एक 2 पावरफुल वॉइसेस एक साथ होंगी, मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा, क्या क्या आप अपने किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट या नए गाने के बारे में थोड़ा हिंट दे सकते हैं? हिंट दे सकता हूँ, बिल्कुल। अब जो मेरा नया प्रोजेक्ट है वो अब तक मैंने जितने गाने किए हैं उनसे बहुत अलग है। वो जॉनरा मैंने आज तक नहीं किया। ओके, वो डिफरेंट है और वो अपबीटेड है। बहुत ज़्यादा अपबीट सॉन्ग है वो एक। इसके बारे में तो हमें भी ढूँढना पड़ेगा। हाँ, आखिर आप है क्या? सरप्राइज़ है ये आपके लिए भी। ऑब्वियसली बेचैनी सी हो गई है, हम भी जानना चाहते हैं है क्या चीज़? अच्छा ज़ैन, एक और सवाल है हमारे पास, जब आप पहली बार अपना गाना रेडियो पे या टीवी पे सुनते हैं, तो कैसा फ़ील होता है आपको? अच्छा ही होता है और कैसा होगा? मेरा ही गाना प्ले होता है, मैं तो दिल चाहता है हर वक़्त मेरे ही गाने मैं रेडियो जॉइन करने की वजह ये थी कि मुझे गाने प्ले करने थे अपने। और तो मैंने जब जॉब कर ली रेडियो पे अपना गाना चलाने के लिए, तो मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है कि मेरा गाना प्ले हो रहा है। अच्छा, क्या आप अपने फैन्स के साथ एक कॉन्सर्ट टूर करना का प्लान करते हैं? अगर हाँ, तो कौन से सिटी से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे? कराची से, सबसे पहले तो। तो टूर है ना, कराची तो होम सिटी हो गया। अच्छा, अगर कराची से बाहर करेंगे? हाँ, टूर करना है अगर आपको टूर करना है पटना। अगर, सो मैंने जो चीज़ देखी ना, लाहौर की ऑडियंस बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल एनर्जी ज़िंदा के साथ। दिलाने लाहौर। सो मुझे लाहौर की ऑडियंस में कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट करूँगा या लाहौर में करूँगा टूर। अच्छा, अगला सवाल है, बस 2 सवाल और हैं हमारे फैन्स के। सोशल मीडिया के ज़माने में आपको लगता है म्यूज़िक प्रमोट करना ज़्यादा चैलेंजिंग है या ज़्यादा ईज़ी है? ईज़ी तब है जब पैसे बहुत सारे हैं, हुँ, हुँ। तो आप अपना पेड प्रमोशन लगा लोगे। चैलेंजिंग इसलिए है कि गाने की लाइफ कम हो गई है। पहले टीवी चैनल पे आप गाना देते थे, वो गाना हफ्तों चलता था। उनकी एफपीसी में लगा हुआ होता था वो गाना, कहीं न कहीं टॉप 10 चार्ट्स वगैरह और वीजेज़ के अलग-अलग शोज़ होते थे। गाना कहीं न कहीं नज़र आता था। लेकिन अब जहाँ पे ईज़ी है, वहाँ पे मुश्किल ये है कि गाना जो है वो स्टे नहीं करता।
कोई हिट से हिट गाना जो होगा वो ट्रेंडिंग पे कैसे आता है? वो पेड प्रमोशन से आता है। बिल्कुल। वो आप टिकटॉक पे कैसे वायरल हो रहा है? वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को आप पैसे देते हो। इन्फ्लुएंसर उसके ऊपर वीडियो बनाता है और फिर वो अपनी वीडियो अपलोड करता है, तो फिर उसके जो फॉलोअर्स हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं फिर वहाँ से वीडियोज़ उसकी और फिर कॉपी। वो ग्रो करना शुरू करता है सब। सो इट इज़ ऑल अबाउट पैसे भाई। पैसा है तो इस वक़्त सब कुछ आपके लिए, आप स्टार बन सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, फ़ैन का अब आखिरी स्टार बनना बहुत ईज़ी है। स्टार बनना बहुत अब ईज़ी है। अब स्टार बनना ईज़ी है। पहले ये चीज़ ईज़ी ऑब्वियसली नहीं थी। पहले मुश्किल था, पहले काम सुना के लोग मतलब वो जो पहले 10वां रीटेक पे एक आता था, माँ पप्पू पास हो गया, पप्पू फ़ौरन पास हो जाता है। हाँ, पप्पू को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पास होने की क्या ज़रूरत है? पप्पू के पास डिग्री है, पप्पू स्टार है। पप्पू स्टार है। हम बढ़ेंगे अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बच के रहना रे बाबा। सही है। ठीक है? तो समझ में तो आप क्या आ ही गया होगा कि नाम से कि कुछ हाँ, हाँ, हम नहीं बचा रहूँगा मैं। आप पूछें, आप पूछें। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा-सा हम क्विक-क्विक करेंगे, ताकि थोड़ा-सा इसका जो एक मज़ा है, वो बना रहे। हुँ, हुँ। ठीक है? पहला सवाल, अगर आपकी प्लेलिस्ट लीक हो जाती है, तो सबसे एम्बैरेसिंग गाना कौन-सा निकलेगा उसमें से? सबसे एम्बैरेसिंग गाना कौन-सा निकलेगा? सवाल बड़ा अच्छा है। मेरे पास बहुत ही घटिया गाने भी सुनता हूँ, जो लोगों को घटिया लगते हैं। एम्बैरेसिंग तो तभी होगा ना। अ, उसमें निकलेगा कुमार सानू के कुछ गाने निकल आएँगे। ही हूँ ही, वो वाले निकलेंगे कुछ। सही। ज़ैनुल आबदीन 3 लफ्ज़ों में। 3 लफ्ज़ों में स्ट्रगलर, सही। जो मुझे पसंद है। दूसरा एक इंसान बनने की कोशिश करने वाला इंसान और तीसरा ज़िम्मेदार। ज़िम्मेदार, स्ट्रगलर और अच्छा इंसान बनने की कोशिश, ज़बरदस्त। आरजे और सिंगर, मतलब आप हैं, होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला? फ्री फूड या फ्लर्टिंग? फ्री फूड या फ्लर्टिंग? फ्लर्टिंग। फ्री फूड नहीं, बिल्कुल फ्लर्टिंग। कराची बॉय बोला है भाई। हाँ, फ्लर्टिंग, यस। अच्छा, अगर हम आज अच्छा, बहुत ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, हो ही जाता था फ्लर्ट। आवाज़ हाँ, आवाज़ का जादू, मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगला कुछ ही समझ रहा है, कह रहा है, हाँ, यही कहते है। हैं ना आवाज़ का जादू, सर चढ़ के बोल रहा था। बहुत हाँ, ज़्यादा ही सर चढ़ के बोल। बिल्कुल सही बात। अच्छा, हम आज छुए-छुए की बहुत बात की है हमने। अगर हम छुए-छुए को किसी फूड आइटम को डेडिकेट करें, तो किसको करेंगे? किसी फूड आइटम को, यानी कि किसी ब्रांड को दें या कोई भी खाना। कोई भी खाना, अगर छुए-छुए हो तो अच्छा नरम भी है, क्योंकि हुँ, मैं उस पूरे गाने की वो देख रहा हूँ ना स्ट्रक्चर को हमने भी शशो पंच में डाल दिया है। और हॉट भी है, तंदूरी चिकन करते हैं इसको। तंदूरी चिकन, हुँ, छुए-छुए फीट तंदूरी चिकन। इस तंदूरी चिकन छुए-छुए। सही। अच्छा, अगर किसी एक्स के लिए गाना लिखना हो या बनाना हो, तो क्या थीम होगी उसकी? मूव ऑन या नेवर अगेन? थैंक यू। क्यों? ये अच्छा था, ये मतलब अलग ही, आउट ऑफ द बॉक्स। एक अवार्ड जो आप डिज़र्व करते हैं, बट कभी मिला नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मिलेगा कभी, वो मिल गया, मुझे इस साल मिला बेस्ट रेडियो आरजे का। सो एक तो ये मिल गया और अ, नॉमिनेशन हो गई थी मेरी लक्स के लिए 2009 में स्टाइल अवार्ड्स स्टाइल अवार्ड्स के लिए। सो एक दफ़ा बेस्ट पॉप सिंगर का अवार्ड शायद मुझे लगता है मुझे डिज़र्व करते डिज़र्व हैं। करता हूँ, नहीं करता नहीं पता, करते तो ख़्वाहिश है। हैं, करते तो हैं। ये नहीं पता करता हूँ, नहीं करता, ख़्वाहिश ज़रूर रखता हूँ। अच्छा, जिंगल्स बनाते हैं। कोई ऐसा जिंगल जो आपको लगता था कि यार ये वायरल होने वाला है, हुँ। लास्ट मिनट पे वो नहीं हुआ? नहीं, नहीं, एक एक वायरल हो गया था। नहीं, वो तो हो गया। हाँ, एक आपको लगा था कि यार ये वाला तो वायरल होगा ही होगा, लास्ट मिनट में वो नहीं हुआ। वो रिलीज़ ही नहीं हुआ। एक था ऐसा कमर्शियल वो जिंगल था उसका आई थिंक डी जूस का था वो। टैलेंट ऑन टीचर्स। डी जूस के लिए किया था मैंने वो। डिशेस भी बड़े मजे के आए थे। वो एंड मोमेंट पे वो मेरे को वही फिर हमेशा की तरह क्लाइंट ब्रांड। ने ब्रांड ने चेंज करवा दिया, लेकिन वो हिट हो सकता था। अच्छा, अगर आपकी अपनी लाइफ एक जिंगल होती, तो उसकी टैगलाइन क्या होती? उसकी टैगलाइन क्या होती? सब सँभाल लेगा, भाई संभाल लेगा। सँभाल लेगा। सही। भाई संभाल लेगा।
ठीक है? हुँ, अम, अगर हम आपको बोलते हैं, जब हमारे तो सेगमेंट का नाम है बच के रहना बाबा, हुँ, हुँ। लेकिन अगर आपने नाम रखना होता है इस सेगमेंट का तो आप क्या नाम रखते पता नहीं क्यों मुबश्शिर लुकमान याद आ रहा है। खरा सच। हैं? खरा सच, लेकिन कट्स पे बहुत हो जाते हैं इसके बाद। तो ये था हमारा चौथा सेगमेंट। उम्मीद करते हैं जितना मज़ा हमें आया इस शो को करने में और हुँ, आज आपके साथ बातें करने में, आपको भी उतना ही मज़ा बिल्कुल, आया होगा। बिल्कुल। ठीक है? सो थैंक यू ज़ैन, आपने टाइम निकाला थैंक यू हमारे ज़ैन। लिए। मैं आपको थैंक यू कॉपी नहीं कर ज़ैन। रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। थैंक यू ज़ैन सो फॉर इनवाइटिंग मी, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और बहुत आज मैंने राज़ ऐसे खोले जो मैंने इससे पहले नहीं बोले। वाक़ई मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें भी पता चली हैं, मेरे ख़्याल से शायद किसी को भी पहले नहीं पता थी, जो आज इस एपिसोड की तवसत से लोगों को पता चल यस, पता जाएँगी। चल गई। अब प्लीज़ कमेंट में ज़्यादा लिखिएगा नहीं कुछ। अच्छा ज़ैन, सिंगर तो आप हैं ही हैं, ठीक है? जिंगल भी कंपोज़ करते हैं और जब हम इस लाइन में आते हैं, तो हम अक्सर बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की, कंपोज़र्स की। आपका फ़ेवरेट मतलब पसंदीदा म्यूज़िक प्रोड्यूसर कौन है और म्यूज़िक कंपोज़र कौन है? और साथ-साथ इसी को थोड़ा मैं एक्सटेंड भी करता हूँ सवाल को, आजकल एक एक तो आप बताएँगे जो हमारा टाइम्स जब हम ग्रो कर रहे थे और एक आजकल के ज़माने में, कौन है? देखें, कंपोज़िशन तो जिन-जिन लोगों को हमेशा सुना, उन्हीं को सुन-सुन के ही कंपोज़िशन करना सीखी, क्योंकि आता तो था ही नहीं, पता तो था ही नहीं कुछ। सो अगर बॉलीवुड साइड पे देखें, तो वहाँ पे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मेरे फ़ेवरेट हैं। वहाँ पे मदन मोहन मेरे बिल्कुल, फ़ेवरेट हैं। ऑब्वियसली। एक और कॉम्पोज़िशन थी, लता जी के भाई थे, उनका नाम मुझे नहीं याद। सुरमई शाम जिस इस तरह आए, शाम लेते हों जिस तरह से आए, उनकी कॉम्पोज़िशन थी, वो मुझे बहुत अच्छी उनकी चीज़ें मुझे लगती हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें, तो मास्टर साहब मुझे बहुत पसंद है। सज्जाद भाई बहुत ज़बरदस्त, ऑब्वियसली ओके, कंपोज़िशन, प्रोडक्शन, शुजा भाई की कंपोज़िशन बहुत ही बहुत कमाल होती हैं। ज़बरदस्त बात। फिर अगर हम लोग प्रोड्यूसर्स पे आएँ, तो यहाँ पे शानी शानी हैदर, शानी अरशद, विक्की, यही नाम है जो जुल्फ़ी भाई, वो बहुत अच्छा करते हैं। ये तो मतलब वो नाम है जो हमने ये मतलब प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन इनकी से, प्रोडक्शन बहुत। कंपोज़िशन से जो हैं मतलब लेजेंड्स हैं। लेकिन अगर हम आज बात करते हैं, आज का ज़माना है, हर चीज़ नए आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, तो नए लोग हैं, इंडस्ट्री में भी हैं। हुँ, हुँ। नए लोगों में से कौन आपका फ़ेवरेट है? स्पेशली कंपोज़र? देखिए, यहाँ पे ना नए लोगों में अभी मुझे जिनकी कंपोज़िशन पसंद आई है बहुत ज़्यादा, हसन रहीम, बहुत अच्छी कंपोज़िशन की ज़बरदस्त। उन्होंने, मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो हसन रहीम आपकी कंपोज़िशन जो है वो मुझे ज़ैनुल बहुत अच्छी आबिदीन लगी को उनकी बहुत अच्छी कंपोज़िशन। लगी है और वही गाना मेरे ख़्याल से अभी जो नहीं, बहुत अच्छा काम किया, मुझे इतना अच्छा लगा, पसंद आ गया मुझे। तो नाज़रीन ये था आज का एपिसोड। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए सितारे के साथ और बहुत मज़ेदार बातों के साथ। मैं हूं ज़ैन अमान और ये था व्हाट्सअप विद वेरी फिल्मी।